गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों साइक्लोट्रॉन। ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। ये एग्जाम में बहुत सी बार 6 नंबर में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दोस्तों साइक्लोट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं कि ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है और ये किस प्रकार से क्या कार्य करता है। तो दोस्तों ये कब प्रतिपादित किया गया? ये 1934 में प्रतिपादित किया गया। और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? लॉरेंस तथा लिविंगस्टन के द्वारा ये 1934 में साइक्लोट्रॉन प्रतिपादित किया गया। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसकी बनावट कैसी होगी, साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसी होगी। तो दोस्तों इसमें धातु के दो डी आकार के पात्र होते हैं जिन्हें डीज बोलते हैं। कि धातु के दो अर्धवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार बोल सकते हो या डी आकार के धातु के दो पात्र होंगे जो धातु के बने हुए होते हैं। और इनके मध्य इन दोनों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इनके मध्य अल्प दूरी होगी। इन दोनों को इस प्रकार से संयोजित करेंगे कि इन दोनों के मध्य, इन दो धातु के अर्धवृत्ताकार पात्रों के मध्य कम से कम दूरी होगी। तो ये दोनों पात्र लेते हैं हम, इनके मध्य कम से कम दूरी होगी। और इसके मध्य ठीक मध्य, इन दोनों के मध्य में क्या रखा होगा दोस्तों? आयन स्रोत रखा होता है। और इन दोनों को किससे जोड़ते हैं दोस्तों? रेडियो आवर्ती दोलक या उच्च आवर्ती की प्रत्यावर्ती स्रोत से हम इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये क्या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना, ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही मौजूद रहता है। ये जो धातु के जो पात्र लगे हुए हैं और जो ये उच्चावर्ती का प्रत्यावर्ती इनसे स्रोत जुड़ा हुआ है, ये कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र के बीच में मौजूद रहता है। और ये इन चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? लंबवत होता है। इन साइक्लोट्रॉन के लंबवत होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये किसके बीच में दोस्तों? यहाँ दर्शा दिया है चुंबकीय क्षेत्र को एन एस, यानी कि ये यहाँ पे लगे हुए हैं एन और एस, यानी कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यानी कि ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की एन और दूर और एस दूर से दर्शा रखा है, यहाँ साइड में दर्शा दिया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि इसके मध्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। और जब ये उच्चावर्ती की प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है, इससे क्या होगा दोस्तों? इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी कि इससे क्या तात्पर्य है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न है और विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है। दोनों ही मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है और विद्युत क्षेत्र भी मौजूद है। तो दोस्तों इसका कार्य क्या है कि साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या होगा? तो साइक्लोट्रॉन दोस्तों आवेशित कणों को अर्थात आयन होंगे या आवेशित कण, यहाँ आवेशित कण होगा प्लस, जैसे प्लस क्यों आवेशित कण हो सकता है? प्लस क्यों आवेशित कण? तो यह आवेशित कणों को या आयनों को, आयन भी बोल सकते हो आप, आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने का कार्य करते हैं। ये कि उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने का, यहाँ इनको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे ये बाहर निकल जाएं। यानी कि जैसे यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है तो ये इसको इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे कि यह बाहर निकल जाए। तो ये अब बात करते हैं कि दोस्तों ये बाहर किस रूप में निकलेगा। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं कि जब इसको उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। चलो हमने इसको उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? आयन स्रोत मौजूद है, यानी कि प्लस क्यू आवेश यहाँ पे आवेश मौजूद है। जैसे ही हम इसको उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो यह प्लस क्यू आवेश यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? निकलेगा। अब निकल के किस तरफ जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरफ, यानी कि D1 और D2 दो डीज लगे हुए हैं, इन दोनों के ऊपर, जिसके ऊपर उस समय, जिस समय प्लस क्यू आवेश निकल रहा है, उस समय जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा उसी की तरफ ये निकल जाएगा। फिर बात करते हैं कि उसकी तरफ निकल तो गया, लेकिन अब क्या सीधा डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा? लेकिन नहीं निकलेगा दोस्तों। ध्यान रखना कि यहाँ अब क्या मौजूद है? चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। कि चलो हमने उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया तो यहां से निकल गया। और अब किधर गया कि जैसे मान लो किसी क्षण
इसके ऊपर दो प्लस क्यू और इसके ऊपर प्लस आवेश प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, यहाँ से आवेश प्लस क्यू निकल रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि जिस समय यहाँ से आवेश निकल रहा है धनावेश, उस समय जिसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज होगा उसी की तरफ ये चला जाएगा। तो चलो दोस्तों यहां से देखते हैं, जैसे इसके ऊपर है तो यहां से ये निकल गया, यहां से ये इसकी तरफ निकल गया, हो गया। अब बात करते हैं कि ये सीधा तो निकल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ क्या करेगा दोस्तों, ये आवेश वर्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। यह मैंने आपको पिछली वाली क्लासों में पढ़ा दिया है। तो ये वर्ताकार कक्षाओं में गति करेगा। अब बात करते हैं, ये वर्ताकार कक्षाओं में तो गति कर रहा है, लेकिन किस प्रकार से और किस टाइमिंग में क्या गति करेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो उच्च आवर्ती जो प्रत्यावर्ती जो स्रोत लगाया जाता है, इसको इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि जिस समय यहां से जैसे धनावेश यहां से धनावेशित इस ऋणावेशित की तरफ जा रहा है, तो ठीक जब ये वर्ताकार पथ में गति करता हुआ वापस इस तरफ आएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब ये वर्ताकार पथ में गति करेगा, जब ये वापस ठीक इन दोनों धातुओं के मध्य बीच में आएगा वापस, उसी समय इनके ऊपर वापिस ये धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसको ऑटोमेटिकली इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि जब भी आवेश वापस इन दोनों धातुओं के प्लेटों के बीच में आए तो इनके वापस चेंज हो जाए, चिन्ह वापस चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो इसके ऊपर माइनस आ गया और ये धनावेशित था और ये ऋणावेशित। तो जैसे इसके ऊपर धनावेशित था तो ये किस प्लेट की तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। ठीक इसी प्रकार वापस इसके मध्य आ गया, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो वापस इसके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है और ये वर्ताकार पथ में गति करता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये बाहर साइक्लोट्रॉन के रूप में निकल जाता है, और यही है दोस्तों हमारा साइक्लोट्रॉन। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनना दोस्तों कि इसके दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं, D1 और D2, जो इसको हम डीज भी बोल सकते हैं या अर्धवर्ताकार भी बोल सकते हैं। अर्धवर्ताकार आकार की दो धातु की प्लेटें लगी होंगी, या आप बोल सकते हो डी के आकार की, डी के आकार की, या यहाँ डी से लगा होता है, इसको इस प्रकार से काट के डी के आकार की होगी हमारी, या डी के आकार की, जिसे हम डीज कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब यहां से इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर से सुनना कि उच्च आवर्ती प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ से कि इसके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण तो ये यहाँ से निकल रहा है। लेकिन किस दिशा में निकल रहा है, ये इनके जो आवेश इनके ऊपर जो चार्ज होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इस दिशा में निकल गया। जैसे ही वो वापस अब वर्ताकार पथ में गति क्यों कर रहा है, तो ध्यान रखना क्यों कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसके कारण ये इस प्रकार गति करता हुआ बाहर की तरह साइक्लोट्रॉन के रूप में निकल जाता है। तो दोस्तों इसमें हम इसके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, सिद्धांत के बारे में, रचना और क्रियाविधि, और लास्ट में हम लिखेंगे इसकी कुछ सीमाएं हैं वो लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखिए आप परिचय। साइक्लोट्रॉन परिचय में लिखना दोस्तों, आप हेडिंग डालना परिचय, और परिचय में लिखना साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने की युक्ति है। आवेशित कणों की वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।
कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मौजूद है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिद्धांत की। तो सिद्धांत लिखना इसका एडिंग आना सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके आवेशित कण को एक ही विद्युत क्षेत्र में बार बार गुजारें कि एक ही विद्युत क्षेत्र में बार बार आएगा कि यहां से चक्कर कर रहा है, वापिस चक्कर के यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो इसके अंदर वापस आएगा। इसी प्रकार ये वापस आएगा, एक ही विद्युत क्षेत्र में बार बार गुजार कर उसका वेग बढ़ाया जा सकता है या उसकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। इसकी ऊर्जा को क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो जैसे ये वर्ताकार पथ में गति करेगा, जैसे जैसे ये गति करता है इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी कि त्रिज्या का मान जैसे ये यहाँ पहले इतनी है, फिर जैसे यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़ती एक ऐसा है जब ये साइक्लोट्रॉन के रूप में बाहर ही निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों रचना की। तो रचना में आप पहले डायग्राम बना लेना, ये इस प्रकार से ये आयन स्रोत और इस प्रकार से दर्शा देना इसको कि ये वृत्ताकार पथ में गति करता हुआ ये बाहर निकल रहा है। अब लिखना दोस्तों रचना में इसमें अंग्रेजी के अक्षर डी के आकार के हैं या आप अर्धवर्ताकार भी बोल सकते हो इनको। इसमें अंग्रेजी के अक्षर डी के आकार के 2 अर्धवर्ताकार खोखले पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। 2 अर्धवर्ताकार खोखले पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। डीज के बीच में कुछ अंतराल रखा जाता है। डीज को रेडियो आवर्ती दोलक या उच्च आवृत्ति के दोलक से जोड़ा जाता है। रेडियो आवर्ती दोलक या उच्च आवृत्ति के दोलक से जोड़ा जाता है। जिसके कारण डीज के अंतराल में उच्च आवृत्ति का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि इसके जोड़ने का अंतराल के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैंने पहले बता दिया। और जिसके कारण ही ये यहां से ये जो आवेश है ये बाहर की तरफ निकलेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वर्ताकार पथ में गति करने लग जाएगा। तो रचना तो आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों, आपको इस मैंने समझा दिया है, फिर भी लिख लो। जिसके कारण वर्ताकार पथ में क्या लिखा दिया था, डीज के अंतराल में उच्च आवर्ती का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि इनके मध्य उच्च आवर्ती का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। डीज की चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है जो डीज के तल के लंबवत होता है कि चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के लंबवत होता है। यह हो गई दोस्तों इसकी रचना। अब बात करते हैं दोस्तों क्रियाविधि, ये किस प्रकार से क्या कार्य करेगा। तो क्रियाविधि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ उच्च आवर्ती का प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं जिसके कारण ये बाहर यहाँ से इनके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण ये बाहर निकलता है और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होने के कारण ये अभिकेंद्री बल लगता है जिसके कारण ये वर्ताकार पथ में गति करता है और एक इसमें ऐसा था जब ये साइक्लोट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके दोस्तों इसमें रचना हो गई हमारी। अब क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में लिखना दोस्तों आप डीज के बीच में
रखे आयन स्रोत एस से उत्पन्न धन आयन उस बीज की ओर आकर्षित होता है, कि उस बीज की ओर आकर्षित होता है। जैसे ये इस बीज की तरफ आकर्षित होता है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो उस बीज की ओर आकर्षित होता है जो उस क्षण ऋण विभव पर होता है। नीचे लिखना दोस्तों, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन आयन बीज के भीतर वर्ताकार पथ में गति करने लगते हैं। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही नीचे से लिखना, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, नीचे तीर का चिन्ह लगा के, कि जैसे ही मैंने पहले बताया कि इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जब ये इसके मध्य वापस आए तो इनके जो चिन्ह है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही आयन बीज के बाहर निकलता है, कि बीज के बाहर निकल के इनके मध्य आएगा, आयन बीज के बाहर निकलता है, बीज की ध्रुवता बदल जाती है और ऋण विभव से धन विभव की ओर या धन विभव से ऋण विभव की ओर हो जाती है, कि धन विभव था और ये ऋण विभव था, तो धन विभव तो ऋण विभव हो जाएगा और ऋण विभव धन विभव हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो धन विभव से ऋण विभव की ओर हो जाती है। अब नीचे तीर का चिन्ह लगा के लिखना दोस्तों, यह आयन को त्वरित करती है, अर्थात आयन त्वरित हो जाता है। और फास्ट लिखना दोस्तों, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी, वैसे ये टॉपिक है जो बहुत ही लंबा है। और आयन अधिक वेग से अधिक त्रिज्या और आयन अधिक वेग से अधिक त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। यह घटना बार बार दोहराई जाती है, कि बार बार दोहराई जाएगी, वर्ताकार पथ में बार बार घूमेगा, यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आयन डीज की परिधि पर नहीं पहुंच जाता, कि जब तक कि आयन डीज की परिधि पर, यानी यह वर्ताकार पथ में घूमता है, ये डीज की जैसे परिधि है, यहां पर नहीं पहुंच जाता। जैसे इधर से निकल रहा है कि आयन की परिधि डीज की परिधि पर नहीं पहुंच जाता। जहां एक विक्षेपण प्लेट लगी होती है, यहां पर एक प्लेट लगी हुई होगी दोस्तों, या इसके ऊपर जहां पर एक विक्षेपण प्लेट लगी होती है जो आयन को उस लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर देती है जिससे आयन को टकराना होता है। तो यह होगी दोस्तों हमारी क्रियाविधि। अब इसमें नीचे लिखना, माना एक धनावेशित कण क्यों डीज के भीतर विवेग से गतिमान है, कि डीज के भीतर विवेग से गतिमान है। यह घूमने के लिए
अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल, यहां घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने पिछले पढ़ाया कि पिछली वाली क्लास में कि हमारा चुंबकीय बल तो क्या होगा? क्यू वी बी, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? हमारा एम वी स्क्वायर बटे हुए आर। तो चुंबकीय बल तो क्या होता है हमारा? चुंबकीय बल क्यू वी बी, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? एम वी स्क्वायर बटे हुए, भाई चुंबकीय बल तो क्या होगा? क्यू वी बी, और अभिकेंद्रीय बल क्या होगा दोस्तों? हमारा एम वी स्क्वायर बटे हुए आर। की ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक दूसरे के इक्वल टू होंगे। कि अब चुंबकीय बल किसके इक्वल टू होता है? अभिकेंद्रीय बल के। तो चुंबकीय बल क्यू वी बी, अभिकेंद्रीय बल एम वी स्क्वायर बटे हुए आर। अब यहां से दोस्तों हम पथ की त्रिज्या निकालें कि हमारी पथ की त्रिज्या क्या आएगी। तो यहां से दोस्तों इस आर को इधर लेके आते हैं और इसको इसके नीचे लेके जाते हैं। तो पथ की त्रिज्या आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे हुए क्यू वी बी। इस वी से ये वी एक कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा दोस्तों? आर इक्वल टू एम वी बटे हुए क्यू बी। ये आ गई दोस्तों हमारी पथ की त्रिज्या। क्या आ गई हमारी? पथ की त्रिज्या आर इक्वल टू एम वी बटे हुए क्यू बी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये आधा चक्कर यानी अर्ध चक्कर पूरा कर रहा है कि बीच के अंदर कि जो हमारा आधा चक्कर पूरा करेगा तो इसके मध्य कितना समय लगता है? तो नीचे लिखना दोस्तों डीज के, जब ये कण इसके मध्य आधा चक्कर, जैसे यहाँ ये कण है जो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो इसका आधा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो ये जब ये कण आधा चक्कर पूरा कर रहा है तो कितना समय लगेगा? तो डीज के भीतर कण द्वारा अर्धवर्त पूर्ण करने में लगा समय, अर्धवर्त पूर्ण करने में लगा समय है अर्धवर्त पूर्ण करने में लगा समय टी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? पाई आर बटे हुए वी। यानी पूर्ण के लिए क्या होता है? पूर्ण चक्कर, पूर्ण मतलब वर्ग की परिधि क्या होती है? पूरी 2 पाई आर। तो आधी क्या हो जाएगी? पाई आर। तो टी इक्वल टू पाई आर बटे हुए वी। तो अब यहां क्या रखते हैं दोस्तों? पथ की त्रिज्या आर का मान रख देते हैं। तो टी इक्वल टू पाई बटे वी वी कोष्टक एम वी बटे वे क्यू बी। यहां से दोस्तों किसका विषय, जब वी कैंसिल हो जाएगा तो टी इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा? एम पाई बटे हुए क्यू बी। क्या बच गया? एम पाई बटे हुए क्यू बी बच गया। तो अर्धचक्र में कण द्वारा अर्धचक्र करने में कितना समय लगता है? एम पाई बटे हुए क्यू बी। अब हम बात करते हैं कि इसके आवर्तकाल की यानी पूर्ण चक्कर करने में कितना समय लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्तकाल। तो नीचे लिखना दोस्तों आवर्तकाल, साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल। आवर्तकाल साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल। तो T/2
या आप इसको ऐसे बोलेंगे कि पूर्ण यानी पूर्ण चक्कर करने में कितना समय लगेगा, यानी कि इस या आधा चक्कर करने का समय है। जब इसको हम 2 से गुणा कर दें तो पूर्ण चक्कर करने का समय आ जाएगा कि ये आधा चक्कर करने का समय कितना आया है ये। जब इस आधे चक्कर में जो समय लग रहा है, आधा चक्कर करने में जो समय लग रहा है, उसको हम 2 से गुणा कर दें तो पूर्ण चक्कर करने में जो समय है वो आ जाएगा हमारा, यानी कि आवर्तकाल आ जाएगा। तो T इक्वल टू 2m पाई बटेवे QP, यह आ गया आवर्तकाल। अब बात करते हैं दोस्तों हम आवर्ती कि इसकी आवर्ती क्या होगी। तो आवर्ती क्या होती है दोस्तों, n इक्वल टू 1 बटेवे P, यानी कि n इक्वल टू QP बटेवे 2m पाई, ये हो गई हमारी आवर्ती, आवर्तकाल और ये आवर्ती। तो ये हो गए दोस्त हमारा साइक्लोट्रॉन कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो हमने अच्छे से समझा है, इसका डायग्राम भी, इसका जो परिचय है, इसकी जो सिद्धांत है, रचना है, क्रियाविधि है, ये कंप्लीट अच्छे से समझा है। और आपको एग्जाम में ये सिद्धांत, रचना, क्रियाविधि और ये जो साइक्लोट्रॉन की जो पथ की परिधि है R, ये निकालनी है। जो आधा चक्कर करने में जो समय लगता है वो निकालना है, और इसका आवर्तकाल और आवर्ती निकाल के बताना है कि इसका पूर्ण चक्कर करने में कितना समय लगता है, और जब ये आधा चक्कर करे तो उसमें कितना समय लगता है, ये कंप्लीट निकाल के बताना है। और जब इसकी पथ की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है। तो ये हो गया दोस्तों साइक्लोट्रॉन। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं वो लिख लो दोस्तों, आपकी साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या होंगी। तो साइक्लोट्रॉन की सीमाओं में लिखना दोस्तों, 1 नंबर लगा के, साइक्लोट्रॉन द्वारा अनावेशित कण, कोष्टक में लिख लेना न्यूट्रॉन, अनावेशित कण कोष्टक में न्यूट्रॉन, अनावेशित कण कोष्टक में न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। ये 1 नंबर में हो गया दोस्तों। अब 2 नंबर में लिखना आप, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। यह कम ऊर्जा ग्रहण करके ही बहुत अधिक वेग से गति करता है। यह हो गई दोस्तों साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। ये फास्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारी क्लास काफी लंबी हो चुकी है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा साइक्लोट्रॉन। तो इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, और आपने यदि आप चैनल के ऊपर नए हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।